वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह से उसके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की क्या कंपोनेंट होती हैं। हमने हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा हमेशा क्या रहता है, बैलेंस में रहता है। अगर उसके अंदर किसी तरह का असंतुलन आता है, मतलब हम कहते हैं ना कि बीओपी या तो हमारा फेवरेबल हो जाता है या फिर क्या होता है वो अनफेवरेबल होता है, तो उसके रीजंस क्या हैं कि उसमें असंतुलन क्यों आया, जो फिर असंतुलन जो बीओपी है वो कितनी तरह का होता है। अगर बीओपी के अंदर क्या है, संतुलन नहीं है, तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हमें जो है उठाने पड़ेंगे और बीओपी को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, मतलब उसका जो डिस इक्विलिब्रियम है उसको ठीक करने के लिए हमारे क्या क्या मेजर्स हैं। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीओपी हम कहते हैं कि ऑलवेज बैलेंस होता है, कि हमेशा जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है। तो वो कैसे रहता है, तो हम कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक तो अकाउंटिंग सेंस होती है, एक होती है ऑपरेशनल सेंस। अकाउंटिंग सेंस में हम ये मानते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैंने अमेरिका से 500 रुपीज़ का कुछ सामान परचेज़ किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 500 रुपीज़ का जो सामान है वो हमारे यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या करी होगी, पेमेंट भी करी होगी। जो आया है तो मैंने क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया, और अगर मैं उसकी पेमेंट करूँगी 500 रुपीज़ डॉलर या जो भी है, अगर मैं उसकी पेमेंट करूँगी तो वो मेरा डेबिट साइड आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई एक फिर ट्रांजेक्शन अगर हमने की तो उसकी डबल एंट्री हो गई। हमने खरीदा वो क्रेडिट साइड चला गया, जो हमने उसकी पेमेंट की वो डेबिट साइड चली गई। तो हमेशा अगर आप देखो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है किसी भी कंट्री का, वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस में रहता है। कब, जब उसकी अकाउंटिंग सेंस की बात होती है। क्यों वो कहते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जो होता है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि रिसिप्ट साइड हमेशा इक्वल होती है पेमेंट साइड की। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमने 500 रुपये का कुछ चीज़ परचेज़ की तो हमारे देश में वो आई भी है और उसकी हमने पेमेंट भी की है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा अकाउंटिंग सेंस में तो बैलेंस में रहता है, लेकिन क्या होता है ऑपरेशनल सेंस के अंदर कभी भी ये बैलेंस में नहीं होता। ऑपरेशनल सेंस क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से मिलके बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट में क्या होता है, डेफिशिएट हो सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या हो गया, मान लो डेफिशिएट हो जाता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है। तो कई बार क्या होता है, या तो करंट अकाउंट में डेफिशिएट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएट हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ये मान लेती हूँ कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिशिएट में है और किस तरह से जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या है, सरप्लस में है। तो क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो सरप्लस है उसका यूज़ करके, सरप्लस होता है कि हमारा जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा है, हमें जो मिल रहा है दूसरे देशों से वो ज़्यादा मिल रहा है और हमें जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो कम करनी पड़ रही है। जब हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है, सरप्लस में है और करंट अकाउंट में क्या है, डेफिशिएट है, तो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस का यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट के डेफिशिएट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब हमें इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो हम ये कहते हैं कि ऑपरेशनल सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी जो है वो संतुलन में नहीं होता, ठीक है। वो कहता है अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जो है वो बैलेंस में रहे, वो हो सकता है अनबैलेंस हो। हमने यहाँ कहा कि मान लो करंट अकाउंट में हमारा या तो सरप्लस है या डेफिशिएट है, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट की मदद से उसके डेफिशिएट या सरप्लस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ी, एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो ऑपरेशनल सेंस में हमने देखा बीओपी कभी भी क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब हमने दोनों देख लिए, अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल तरीके से भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना है, ये देखो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे पास है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज़ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये क्या है। और यहाँ पर इतनी जो चीज़ें हैं, ये इसमें सारी सर्विसेज आ गई, चाहे वो बैंकिंग की हो, शिपिंग की हो, इंश्योरेंस की हो। तो ये वाला जो हिस्सा है इतने वाला,
ये हमारा किस में जाता है, ये वाला हिस्सा, और ट्रांसफ़र पेमेंट इतना जो हिस्सा है हमारा, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारा हो गया करंट अकाउंट, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये अगर किसी एक में डेफिशिएट है तो दूसरा उसको ठीक करता है। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना, देखो हमने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल देखेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा निकलता है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स होती है ना, गुड्स का जितना भी एक्सपोर्ट्स होता है उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकालने का। अब जो हमने पिछले टेबल को देखा है उसमें से हम देखो कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पर आप देखो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितनी करी है हमने, 550, इंपोर्ट कितना किया है, 800 किया है। तो अगर मुझे बैलेंस ऑफ क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है, तो कैसे किया हमने, 800 में से 550 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल गया। तो वही चीज़ हमने निकाली है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि हमने जो इम्पोर्ट है, यहाँ पर देखो इम्पोर्ट 800 क्या किया, एक्सपोर्ट कितना किया, 550 का किया है। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो हमारा बीओपी क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। कितना नेगेटिव में आ गया, 250 का नेगेटिव में आ गया। ठीक है, ये वाला आपको समझ आ गया इतना। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज का जो हम ट्रेड करते हैं वो किस तरह से करेंगे। अब एक एक चीज़ को देखते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। मैंने आपको कहा था करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते हैं उसका नेट बैलेंस, जो भी हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट होता है उसका नेट बैलेंस, वो हमारा किस में आता है, करंट अकाउंट में। देखो करंट अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हमारा कितना आया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस हमारा कितना आया था, 550 माइनस 800 आया था ना हमारा, माइनस 250। उसके बाद बैलेंस ऑफ सर्विसेज, अब मैं आपको सर्विसेज का पीछे दिखाऊंगी, वहाँ पर हमें जो टेबल के अंदर कितना दे रखा है, वो कह रहे हैं आपको सर्विसेज, मतलब आपकी जो सर्विसेज है वो 150 एक्सपोर्ट करी है आपने, और इम्पोर्ट कितनी करी है सर्विसेज, वो आपने 50 की इम्पोर्ट करी है। ट्रांसफ़र बैलेंस, ट्रांसफ़र बैलेंस क्या होता है, ट्रांसफ़र बैलेंस होता है कि आपने कितना आपको दूसरे देश से मिला है, कितना आपने पेमेंट किया है। आपको दूसरे देश से मान लो मिला है 100, आपने पेमेंट किया है 80। इन तीनों चीज़ों का, किसका, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस, बैलेंस ऑफ सर्विसेज का जो नेट बैलेंस आता है, और ट्रांसफ़र पेमेंट का जो नेट बैलेंस आता है, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, हमारा निकल आता है करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलो, यहाँ पर देखो हमारे पास जो चीज़ें हमने की, हमने अभी क्या कहा था कि जो सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने की, एक्सपोर्ट किया 150 सर्विसेज का, इंपोर्ट किया 50 सर्विसेज का, तो 150 माइनस 50 हमारे पास कितना आ गया, 100। तो ये सर्विसेज का नेट बैलेंस हमारा 100 था, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेट बैलेंस हमारे पास 250 था। इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद देखो ट्रांसफ़र पेमेंट कितना है, ट्रांसफ़र पेमेंट आपने कितना किया है, 100 का किया है, जो आपको मिली है, जो वो कितनी मिली है, 100 मिली है आपको, पेमेंट कितने का किया है, 80। तो यहाँ पर नेट बैलेंस कितना है, 20। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर देखो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस, ये सर्विसेज का बैलेंस, और ये ट्रांसफ़र पेमेंट का बैलेंस। जब हम यहाँ से इनको कैलकुलेशन करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की, माइनस 250 जो हमारा क्या था, करंट उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस था, ये 100 हमारा किसका है, ये हमारा बैलेंस ऑफ सर्विसेज का बैलेंस है, और ये हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट का बैलेंस है। हमने जब इनकी कैलकुलेशन की, 250 में से हमने क्या किया, 100 माइनस किया तो 150 आ गया। 150 100 को प्लस माइनस माइनस किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, +20 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेगेटिव के अंदर कितना आ गया है, हमारे पास -130 करोड़ रुपए हमारा नेगेटिव में। मतलब इससे क्या पता लग रहा है आपको, हमारा जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस जो है नेगेटिव में चल रहा है, मतलब हमारा करंट अकाउंट में क्या है, डेफिशिएट में। ठीक है, अब करंट अकाउंट में डेफिशिएट है। अगला आप उस टेबल में जाओगे तो आपको इसका पता लगेगा। आपको क्या पता लगेगा, जो आपको कैपिटल अकाउंट में आपको जो रिसिप्ट मिली है वो कितनी मिली है आपको, 200। पीछे टेबल में आप जाके देख सकते हो। और आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 70 रुपीज़। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल अकाउंट में कितना सरप्लस है, 130 का। तो आपके पास सरप्लस कितना है कैपिटल अकाउंट में, अब यहाँ पर 130 का। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके पास पिछली वाली जो स्लाइड्स हमने उसमें क्या देखा,
करंट अकाउंट में हमारे पास कितने का डेफिशिएट आ रहा था, -130 का डेफिशिएट आ रहा था, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कितने का सरप्लस है, +130 का सरप्लस आता है। तो हमने जो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस का यूज़ करके करंट अकाउंट के डेफिशिएट को ठीक किया है, और एक्चुअल में जो हमारा बैलेंस ऑफ है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशनल सेंस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह संतुलन में लेके आते हैं। अब ये होगी कि दोनों अकाउंट्स किस तरह से हमारे बैलेंस में रहते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कई बार क्या होता है, फेवरेबल हो जाता है, कई बार अनफेवरेबल हो जाता है। तो कितनी तरह का होता है ये, कहते हैं 3 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जितना हमारे पास रिसिप्ट होता है कि हमें दूसरे देशों से कितना, मतलब हमने जो भी बेचा या एक्सपोर्ट किया, कुछ भी किया, उससे हमें कितना मिल रहा है रिसिप्ट, या दूसरे देश के लोग हमें क्या दे रहे हैं। हमारे पास टोटल रिसिप्ट्स अगर पेमेंट्स के बराबर होती है, व्हेन टोटल रिसिप्ट्स, मतलब आपको जो, मान लो आपको 500 रुपीज़ रिसिप्ट मिल रही है, यूएसए का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, यूएसए से आपको 500 रुपीज़ मिल रही हैं, और आपको जो पेमेंट करना पड़ा वो भी आपको कितना करना पड़ा, 500 रुपीज़ का ही पेमेंट करना पड़ रहा। तो यहाँ पर आपका बैलेंस क्या हो गया, 0। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, आपका बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल का मतलब आपको एक चीज़ समझ होगी कि जब हमें रिसिप्ट्स, मान लो यूएसए से हमें क्या है, जो रिसिप्ट्स हैं, जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा हो, और हमें जो पेमेंट करनी पड़े वो क्या करनी पड़े, कम करनी पड़े। जैसे मैं कहूँ कि हमें यूएसए से $800 या रुपीज़ जो भी मिले, लेकिन जो हमें पेमेंट है वो कितने की करनी है, मान लो 400 की करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी जो रिसिप्ट हैं वो ज़्यादा है और पेमेंट जो है वो कम है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बीओपी है वो क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, ये तो हो गया फेवरेबल है। एक कंडीशन होती है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। कई बार क्या होता है, जब हमने बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, मान लो आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, आपको बहुत सारी सर्विसेज की पेमेंट करनी है, ठीक है, जब हमें पेमेंट जो है, पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़े और हमें रिसिप्ट जो है वो कम मिले। जैसे कि मान लो यूएसए को हमने पेमेंट की 1000 की, लेकिन हमें वहाँ से रिसिप्ट मान लो 200 की मिली, ठीक है, हमें कितने की मिली, 200 की। तो इस सिचुएशन में क्या है, हमने पेमेंट बहुत ज़्यादा की है, हमें रिसिप्ट्स कम मिली है, तो हमारा जो बीओपी पे है, बीओपी किस में चला जाएगा, डेफिशिएट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो बीओपी की 3 कंडीशन होती है, या तो हमारा बीओपी बैलेंस में होता है, या हमारा बीओपी अनफेवरेबल होता है, या क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो 3 तरह का बीओपी कंडीशंस हमारी होती हैं। अगला होता है कि अब हमने कहा कि हमारा बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो वो फेवरेबल है या वो अनफेवरेबल हो गया। तो अगर उसको कैसे ठीक, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो अनफेवरेबल है, उसमें क्या है, असंतुलन आ जाता है। कई बार क्या होता है, बीओपी में बहुत ज़्यादा सरप्लस आ जाता है, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डेफिशिएट आ जाता है। तो उसके रीजंस क्या है कि बीओपी में ऐसा क्यों होता है। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो कहते हैं नेचुरल रीजन, नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, कहीं पर कोई बीमारी का आ जाना, ठीक है, फ्लड्स आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ठीक है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है, ये बाय नेचर किसी भी कहीं किसी भी कंट्री में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ये मतलब क्या है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, जैसे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर एकदम सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पर क्या है, अगर मान लो वहाँ पर पहले प्रोडक्शन हो सकता था किसी भी, मान लो हम एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें, जैसे गेहूँ वहाँ पर हो सकती थी, चावल हो सकता था, लेकिन एकदम वहाँ पर क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो अब वहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। आप मान लो उसका पहले अब एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे आप। तो बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि कहीं बीमारी, कोई सूखा पड़ जाना, फ्लड्स आ जाना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मान लो अब एग्जांपल लो बिहार का, बिहार में क्या हो गया, मान लो आप पहले क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा करते थे, गेहूँ बहुत थी, या लगा लो इतनी थी कि वहाँ की लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन एकदम से वहाँ पर क्या आ गया, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने की वजह से सारा गेहूँ खराब हो जाता है। तो मान लो अगर आपको उनकी नीड्स को पूरा करना है, आप अपनी कंट्री के अंदर नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरी कंट्री से क्या करते हो, इम्पोर्ट करते हो। और आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, तो आपके पास, तो आपको ज़्यादा इंपोर्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपके एक्सपोर्ट्स फिर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स आपके कम रहेंगे, जिसकी वजह से जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में चला गया, डेफिशिएट में चला गया। तो पहला रीज़न क्या होता है कि कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई सूखा हो सकता है, कोई फ्लड हो सकता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है
वो असंतुलन में आ जाता है। अगला जो रीज़न है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। आपको पता है हमारी इकोनॉमी ऐसे मूव करती है, पहले हम क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर रिसेशन हो जाता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होती है। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये साइकिल चलाता है कि कई बार क्या होता है इकोनॉमीज के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आ रहा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कहते हैं जैसे कि 2008 में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था। तो फिर क्या हुआ था, उस 2008 के डिप्रेशन की वजह से सभी कंट्रीज़ के जो बीओपी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो चलती रहती है वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज़ की जो उसमें, तो इससे क्या होता है हर एक कंट्री का जो बीओपी है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, असंतुलन में आ जाता है। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो चलते रहते हैं इसकी वजह से भी बीओपी में क्या आता है। अब क्या होता है प्राइस एंड कॉस्ट इफेक्ट। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि प्राइस और कॉस्ट इफेक्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन आता है। कैसे आता है, मान लो एक प्रोड्यूसर था, वो जिस भी कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरी कंट्री को, मान लो हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ से डॉलर मिल रहा था। हम जिस भी कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे थे एकदम क्या होता है वहाँ जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसका प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, वो प्राइस बढ़ा देगा। अब ऐसा क्या होता है जब ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से वो जितना एक्सपोर्ट पहले कर रहा था अब वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, उसको अपने एक्सपोर्ट्स को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो बीओपी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारा बीओपी जो है असंतुलन में है। अगला रीज़न हो सकता है चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे हमें उसके बदले कितना इंपोर्ट मिलेगा, कितना हमारे कंट्री की फेवर में सारी चीज़ें जाएंगी। आपने वो वाली थ्योरी तो सुनी होगी कि बैलेंस ऑफ जो बैलेंस टर्म्स ऑफ ट्रेड है किसी भी कंट्री के कितना फेवर में होंगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर मान लो आप इंडिया में क्या करते हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी का पहले क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट करते थे, वो तो आपको पता है पेरिशेबल गुड्स होती हैं। और क्या करते थे इंडस्ट्रियल कमोडिटी या सर्विसेज वगैरह क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। आपको पता है सर्विसेज वगैरह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उनका जो प्राइस होता है कम होता है, जिसकी वजह से आपको इनकम कम हो रही थी, और इनका जो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में जो प्रोडक्ट होता है उसका अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था आपकी रिसिप्ट्स कम थी और आपको पेमेंट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो जाती है तो कॉमन सी बात है आपको जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपके फेवर में नहीं जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है आपका असंतुलन में हो जाता है। तो कोई कंट्री किस तरह का उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कमोडिटी को बेच रही है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मान लो आपको डॉलर देके रुपीज़ कितना मिल रहा है, रुपीज़ के बदले डॉलर कितना मिल रहा है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लो कोई भी कंट्री क्या करती है अपनी करेंसी की वैल्यू को, ठीक है, दो तरह की एक्सचेंज रेट होती है आपको पता है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट होती है, एक फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट होती है, ठीक है, एक फिक्स होती है एक फ्लैक्सीबल होती है। जब कोई भी कंट्री क्या करती है अपनी एक्सचेंज रेट को क्या कर देती है वो क्या कर देती है इम्प्रूव कर देती है, ठीक है, मान लो पहले $1 के बदले क्या था 50 रुपीज़ था, अब $1 के बदले क्या है 40 रुपीज़ देना है, ठीक है। पहले हमें मान लो इंडिया का अगर हमें $1 चाहिए था इंडिया वालों को तो हमें कितना देना पड़ रहा था, हमें 50 रुपीज़ देना पड़ रहा था। अगर आपका अब $1 चाहिए तो आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा 40 रुपीज़। अब ऐसी सिचुएशन क्या होती है, ऐसी सिचुएशन में हमारे इंपोर्ट तो बढ़ जाते हैं क्योंकि अब हमें कम पैसा देकर डॉलर मिल जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हैं यानी अप्रिशिएट कर देते हैं, अप्रिशिएशन कर दिया ना हमने उसका, तो इस सिचुएशन में क्या होता है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इंपोर्ट बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है असंतुलन में हो जाता है। अब क्या होता है फॉरेन, आप जो भी प्रोडक्ट, अब अगला जो रीज़न है कि डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड, मान लो जो भी आप प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे थे, मान लो हम यूएसए का एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं ना, वहाँ पर जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, मान लो उनकी हैबिट चेंज हो गई,
तो फैशन चेंज वहाँ जल्दी जल्दी होता रहता है, तो जिसकी वजह से वो हमारे कमोडिटी की डिमांड नहीं कर रहे। तो अगर फॉरेन मार्केट के अंदर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, चाहे रीज़न कोई भी हो, तो वो हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से भी हमें उतनी फॉरेन इनकम नहीं हो पाएगी और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डेफिशिएट में हो सकता है। क्या होता है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्लो। फॉरेन कैपिटल किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा आता है वो उस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होता है। अब किसी रीज़न की वजह से मान लो इंडिया से जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा, लेकिन हमारा सारा पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरे देशों में, यूएसए में, चाइना में लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हमारी कंट्री से इंडिया से सारा पैसा बाहर की तरफ चला जाएगा तो हमारी कंट्री में उतना ग्रोथ नहीं होगा, हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, हमारा बीओपी जो है डेफिशिएट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी कंट्री के लिए ये अच्छा है। तो हमारा बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम का एक रीज़न ये भी होता है कि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर कैसा है। फिर है आपका इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है। अगर आपकी मान लो, अब जैसे कि अब मान लो आप अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इंडिया का एक रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। तो फिर इससे क्या होता है, हर एक कंट्री क्या है, हमसे ट्रेड करना चाहती है, इंडिया से ट्रेड करना चाहती है, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो फिर क्या होता है, ये हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो इससे हमारे यहाँ पर बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ के लोगों को बहुत इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारा बीओपी सरप्लस में जाएगा। अगर किसी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो बीओपी है वो डेफिशिएट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसे फॉरेन से कोई इनकम होगी नहीं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्या रिलेशन है वो भी डिसाइड करता है कि आपका बीओपी क्या रहेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब मान लो किसी भी कंट्री के अंदर टाइम पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब आप जैसे कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे आप कोई भी कंट्री लगा लो, वहाँ पर क्या है 6 महीने कोई सरकार है, फिर दोबारा मान लो दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर कोई सरकार आ जाती है। तो फिर अगर फॉरेन लोगों को ये लगता है कि इस कंट्री के अंदर, मान लो एक कंट्री के अंदर बार बार सरकारें बदल रही हैं, तो वो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। अगर हमारी इकोनॉमी में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इनकम ग्रोथ उतनी नहीं होगी और हमारा बीओपी क्या होगा, डेफिशिएट में जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बीओपी के असंतुलन का कारण होती है। अब आपने पढ़ लिया कि हमारा जो बीओपी है डेफिशिएट में क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से जा सकता है, ठीक है। अब मान लो वो चला गया, अब उसकी वजह से हमें क्या क्या इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। अगर वो जो रीजंस है अगर वो हमारी कंट्री में हो जाते हैं तो हमें क्या क्या, इट्स लोअर द इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम टाइम पे अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर की तरफ जा रहा है, एफडीआई जा रहा है। तो ये सब रीजन जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता जो है वो खो जाएगी, कोई भी देश हम पे विश्वास करना पसंद नहीं करेगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्री इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि हमारा मान लो अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा फ्लड्स आती है तो हमारा क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारी जो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी होती है वो फॉरेन कंट्री पर बढ़ जाती है। कंट्री जो होता है, जो कोई भी कंट्री जिस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है तो वो हमारी इकोनॉमी में इंटरवेंशन करना शुरू कर देती है, कि हमारे डिसीजंस में वो सोचती है कि मेरे पास पावर आ गई क्योंकि ये कंट्री तो मेरे पे पूरी तरह से निर्भर है। तो वो क्या करने लग जाते हैं, हमारी कंट्री के जो डिसीजंस हैं उनमें अपना हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हमारी कंट्री में होता है। तो ये सब एडवर्स इफेक्ट जो है हमें झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, और क्या हो सकता है, फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। तो पहले तो वो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को टारगेट करती है, जिस भी कंट्री पर हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, पहले वो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मतलब पैसों से संबंधित डिपेंडेंसी को देखते हैं। कि मान लो ए बी दो कंट्री हैं, ए कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है बी कंट्री पे, उसे ये है कि कल को मुझे कोई मुसीबत आएगी तो मुझे ये जो बी कंट्री है यही मुझे सब कुछ पैसे वगैरह देगी। तो वो क्या करेगी, ये कंट्री पहले तो उसकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को टारगेट करेगी। फिर क्या करती है, उसकी जो पॉलिटिकल डिसीजंस है कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कैसे वो काम करेंगे, तो वो सब डिसीजंस वो धीरे धीरे ए जो कंट्री है वो लेने लग जाती है। तो वो यही कह रहा है कि पहले इकोनॉमिक वो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, फिर हम पॉलिटिकल भी उनके अंडर में चले जाते हैं,
ठीक है, और जिसकी वजह से कंट्री के अंदर स्लो डाउन आ जाता है। तो ये सारे हमें एडवर्स इफेक्ट झेलने पड़ेंगे अगर हमारा बीओपी संतुलन में नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको पता है कि बीओपी संतुलन में नहीं है, लेकिन उसको तो लाना पड़ेगा ना संतुलन में। उसको आप कैसे ला सकते हो? आप डीवैल्यूएशन कर सकते हो। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अपनी करेंसी की वैल्यू को जब एक कंट्री गिरा देती है, जैसे मैंने कहा पिछले वीडियो। अब हम क्या करते हैं, $1 मान लो 50 का था, अब $1 कितने का हो गया? 70 का हो गया। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी भी इंडियन को डॉलर चाहिए, किसी भी इंडियन को डॉलर चाहिए या बाहर से कुछ मंगाना है, तो अगर वो $1 का सामान मंगाता है तो उसे अब 70 देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। और आपके लिए एक्सपोर्ट करना क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा। फॉरेन कंट्री क्या करेगी? आपके एक्सपोर्ट की डिमांड करेगी। और किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उसको उतनी फॉरेन इनकम मिलती है, फॉरेन इनकम मिलेगी, और उसके बीओपी के लिए वो उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले अगर आपका बीओपी कभी संतुलन में है नहीं, तो आप उसका डिवैल्यूएशन कीजिए। इससे क्या आपके हो जाएंगे? एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे, और आपका बीओपी जो है वो ठीक हो जाएगा। पहला तो आप ये कीजिए। दूसरा क्या कर सकते हो? आप इंपोर्ट कोटा डिसाइड कर दो। ठीक है, आप इंपोर्ट कोटा मतलब आप क्वांटिटी, जैसे कि मान लो इंडिया है, अगर एग्जांपल इंडिया के लिए, इंडिया को ये देखना है कि हमें अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करना, तो हम क्या कर देते हैं? मैक्सिमम क्वांटिटी, मान लो मैंने कहा 500 यूनिट्स, मान लो किसी भी एक प्रोडक्ट की, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं ले सकता कोई भी प्रोड्यूसर, तो हम वहाँ पर एक लिमिट तय कर देते हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी प्रोड्यूसर इस लिमिट को पार नहीं करेगा, तो ज़्यादा इंपोर्ट का जो बिल है हमारा वो भी नहीं बनेगा। तो जब हम कोटा डिसाइड कर देते हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर देते हैं, तो भी हमारा जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि हम किस तरह से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट को किस तरह से हम कंट्री में इंक्रीज करें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एफडीआई जो है आने लगा है। तो कोई भी कंट्री अगर जिसको अपना बीओपी ठीक करना है, ठीक है, उसको वो सारे एफर्ट्स करने होंगे कि किस तरह से दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए चाहे हमें इकोनॉमिक स्पेशल जोन बनाने पड़े, उनको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़े, या उनको बहुत सारा लोन प्रोवाइड करना पड़े, तो कोई भी का तरीका, आप किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर को अपने देश में ला सकते हो कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उनकी भी इनकम होगी, और इकोनॉमी में जो जीडीपी है उसकी भी ग्रोथ होगी, और जो बीओपी का जो डेफिशिएट है वो भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो किस तरह से आप एनकरेज कर सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, वो भी आपकी बीओपी को ठीक करेगा। लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या होता था पहले? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जैसे इंडिया के रेफरेंस में लगा लो आप, पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि लाइसेंस लेने की जो प्रोसेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, बहुत टाइम लग जाता था, डिसीजन जो सही नहीं हो पाता था। तो जितना ज़्यादा आप उसको लिबरल करोगे, जितना उसको आसान करोगे आप, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में 1991 की जो पॉलिसी है एलपीजी, उसके बाद एलपीजी के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना ग्रो किया है, कितने लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिया है। तो जितनी आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरल करोगे, उतना ज़्यादा वो उस कमोडिटी को, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, और इकोनॉमी के बीओपी के लिए भी क्या है? अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है लेस एक्सपेंस ऑन एम्बेसीज। क्या होता है? हर एक कंट्री क्या करती है? अपने दूतावास खोलती है विदेशों में। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया लगाओ, अगर इंडिया यूएसए में अपना एम्बेसी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में आप एम्बेसीज खोल रहे हो, ठीक है, वो ज़रूरी तो होता है, लेकिन अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत है, या अगर आपकी ये लिमिट है कितनी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इस लिमिट को भी क्रॉस करके ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करोगे, तो आप अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पर आप पैसा नहीं खर्चोगे। ठीक है, आप उस पर पैसा नहीं खर्चोगे, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा किस में रहेगा? डेफिसिट में रहेगा। तो आपको ये देखना है कि लिमिटेड आप एक्सपेंस कर कर एम्बेसीज को प्रमोट करो। फिर है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चा है। आप देखते हो कि कोई भी पार्टीज है वो इलेक्शंस वगैरह में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है। ठीक है, कई बार क्या करती है, तरह तरह की वो पॉलिटिकल ट्रिप्स करती है दूसरे देशों में, तो उनको क्या चाहिए? फॉरेन, बाहर के देशों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करना। फॉरेन ट्रिप्स जो है, जो बेफालतू के जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बिना किसी रीज़न के, तो उनको आपको बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो उनको वहाँ का डॉलर वगैरह चाहिए। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर आपको अपना बीओपी ठीक करना है, तो फॉरेन जो ये बेफिजूल की जो फॉरेन ट्रिप्स है इनको बैन करना पड़ेगा, तभी आपके पास फॉरेन इनकम बच पाएगी, फॉरेन रिजर्व्स होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? वो बैलेंस में रहेगा।
तो आप ये देखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि कोई भी, देखो आपको पता है, अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट जितने ज़्यादा बढ़ाएगी उसके पास उतनी ज़्यादा फॉरेन से इनकम आएगी। जिस कंट्री को वो बेचेगी उतनी ज़्यादा इनकम उसकी एक्सपोर्ट से आएगी। अब फॉरेन में के अंदर जो आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये कह सकते हो कि अगर आप विदेशों में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो हम आपको बहुत सारा लोन प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको लार्ज स्केल पर क्या बनाओ, ठीक है। आप इसको लार्ज स्केल पे बनाओ, आपको लोन आसानी से मिलेगा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट का आप एग्जांपल ले लो, मान लो आप लार्ज स्केल पर क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप लार्ज स्केल पर किसी भी चीज़, जैसे आप मान लो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो, ABC, मान लो ये 3 प्रोडक्ट है ABC, आप इन 3 प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हो और क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आपको ये तीनों प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको अपना जो लेवल है एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके लिए लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट कहीं लोन पे पहले कुछ सालों आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उसके बाद आपका इंटरेस्ट शुरू होगा। तो गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपोर्ट को वो प्रमोट कर सकती है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट होगा उतनी ज़्यादा किसी भी कंट्री को फॉरेन इनकम मिलेगी और उतना ज़्यादा उसकी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो गवर्नमेंट तरह तरह के कंसेशन देकर एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकती है और फॉरेन रिजर्व्स को अट्रैक्ट कर सकती है और जो BOP में जो डेफिशिएट है, जो इनबैलेंस है, उसको ठीक कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया। इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।